नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आने की इच्छा है। निसंदेह कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो A+ ग्रेड ना लाना चाहे, लेकिन अगर आपको A+ ग्रेड लेके आनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये जो आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ, अगर आप इन वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक ध्यान से देखेंगे और साथ-साथ में महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको नोट करते जाएंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और फिर सवाल करेंगे, तो ये आप गोल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये टेंशन मेंबर्स पे मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो मैं आपके लिए ला चुका था, आपने देखे होंगे। चौथा जो वीडियो था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। याद होगा, जो चौथा वीडियो था उसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर की बात की थी। स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर, MEMBER, स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर, जिसको अपन TD कहते थे। T मतलब टेंशन, D मतलब डिजाइन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर। अब किसी भी तनाव अवयव या टेंशन मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, आपको सामर्थ्य निकालनी है तनाव में, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि 3 सामर्थ्य निकाली जाती है। यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। फिर आता है रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद आता है ब्लॉक शियर यानी कि ब्लॉक अपरूपण। ये जो रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन है, इसमें हम प्लेट और सिंगल एंगल पे डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब आज इस वीडियो में हम देखा ना, केस 1 प्लेट्स, राइट का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके थे। केस 2 एंगल, सिंगल एंगल सेक्शन, ये राइट का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में एक तो हम केस 3 यानी कि डबल एंगल सेक्शन को डिस्कस करेंगे और एक हम ब्लॉक शेयर को डिस्कस करेंगे। इन दो चीज के बारे में पूरी जानकारी हम रखेंगे आपके समक्ष इस वीडियो में। अब जब कभी बात आती है डबल एंगल की, डबल एंगल की जब बात आती है, तो एक बड़ा पॉपुलर पद कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म, टैकिंग बोल्ट। तो टैकिंग बोल्ट जो है उनका प्रयोग किया जाता है। हम इसको शॉर्ट में कई बार टैक बोल्ट भी कहते हैं, TACKBOLTS, टैक बोल्ट्स। टैक बोल्ट को हिंदी में सीवन बोल्ट भी कहते हैं। सीवन यानी कि सिलाई वाले। भाई जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है तो कच्चा टाका लगाता है ना, मोटा मोटा कच्चा टाका। और जब कच्चा टाका बाद में हटा देता है जब वो फाइनल स्टिचिंग करता है तब। लेकिन यहाँ पे टैग रिवेट कभी हटाए नहीं जाते, हमेशा लगाए जाते हैं। अब ये जो टैग, सॉरी टैग बोल्ट रिवेट तो पहले काम लेते थे, आजकल अब जो ये थ्योरी है इस बार इसमें बोल्ट ही काम में लेते हैं, रिवेट काम में नहीं लेते हैं। तो ये जो टैग बोल्ट काम लेंगे, ये हमेशा तब काम लेते हैं जब दो एंगल सेक्शन आपस में जुड़े जाते हैं, चाहे गजर प्लेट की अलग अलग तरफ, चाहे गजर प्लेट की एक ही तरफ। अब ये टैग बोल्ट का काम किया है, अभी मैं आपको अच्छे से फिगर बना के हर चीज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लें कि टैग बोल्ट करते क्या है। देखिए, ये टैग बोल्ट जो होता है ये मेन बोल्ट नहीं होता है। टैग बोल्ट्स आर नॉट मेन बोल्ट्स। मेन बोल्ट का मतलब, मेन बोल्ट तो वो बोल्ट होते हैं जो टेंशन मेंबर का जो लोड है उसको ट्रांसफर करते हैं गजर प्लेट के माध्यम से जॉइंट पर। और ये जो टैकिंग बोल्ट्स है, ये क्या करते हैं कि जो दो एंगल्स आपने काम में लिए हैं,
वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर सके इस योग्य उनको बनाना। यानी कि टैकिंग बोल्ट्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो जो दो एंगल्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्टिव नहीं होगी। यद्यपि टैकिंग बोल्ट्स का कोई ज्यादा रोल टेंशन मेंबर में नहीं है, ठीक है, एक सेफ्टी पॉइंट से लगा दिए, लेकिन खास तौर पे कंप्रेशन मेंबर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर में लगता है कंप्रेसिव फोर्स, लेटरल बकलिंग होती है, और वो रोकने के लिए टैकिंग बोल्ट्स बहुत काम आते हैं। टेंसल, ये जो टेंशन मेंबर होते हैं ना, इसमें तो टेंसल फोर्स होता है, लेटरल बकलिंग होती नहीं है। इसलिए अगर टैग बोल्ट लगाएं या ना लगाएं, स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लगाना चाहिए, ठीक रहता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो मैं आपको टैग बोल्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रफ्चर स्ट्रेंथ की। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, फिगर बनाने पड़ते हैं आपको, अगर फिगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो टैग बोल्ट के बारे में देखिए, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, कई बार टैग बोल्ट पे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर्स का, 3 मार्क्स का। तो ये पेज 74 10.2.5, इस पे आप देखें, पेज 74 10.2.5 देखिएगा। पेज 74, ये तो हो गया पेज 74, और ये हो गया 10.2.5, ये देखिएगा 10.2.5। टैकिंग फास्टनर्स, टैकिंग फास्टनर्स, ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मेंबर्स कवर्ड अंडर 10.243, 10.243 पिछले में दे रखा था, when the maximum distance between centers of two adjacent fasteners are specified, as specified in that article, is exceeded, tacking fasteners not subjected to calculated stress। ये भी काम की बात नहीं है आपकी, ये समझो नेक्स्ट कि टैकिंग फास्टनर shall have spacing in a line। ये टैकिंग फास्टनर यानी कि टैकिंग बोल्ट की जो स्पेसिंग होती है ना, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने टैकिंग फास्टनर्स की डेफिनेशन नहीं दी है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। वो मैंने आपको जो बताई अपने पुराने जो एक्सपीरियंस के बेस पे बताई, कि यानी कि आप समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टैकिंग बोल्ट का रोल क्या है, तो आपको सिंपल आंसर देना। ये आपको जब मैं नोट दूंगा ना बाद में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तब आपको अच्छे से लिखाऊंगा, दूंगा सारे में, कि टैकिंग बोल्ट जो होते हैं वो मेन जो लोड है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। टैकिंग बोल तो जो दो मेन मेंबर्स होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ पे काम कर सकें, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी इफेक्टिवली उसकी काम में आ जाए, उनको इस योग्य बनाते हैं, बस उनका यही काम होता है। और खास करके ये टेंशन मेंबर की जगह कंप्रेशन मेंबर में ज्यादा इफेक्टिव होता है, नॉट इन टेंशन मेंबर्स। तो फिगर देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा टैकिंग बोल्ट्स के बारे में। पहले इसका फिगर बताते हैं आपको, देखिएगा मैंने इसके फिगर बनाया शानदार बहुत, आप जरा देखिएगा इसको और इसकी बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ये फिगर आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में आपको ये फिगर नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने अनुभव से बनाया। देखिएगा, ये है गजट प्लेट, दिख रही है आपको, और इसके एक तरफ और दूसरी तरफ एंगल है, और ये आपने बोल्ट लगा, ये मेन बोल्ट है। अब देखिए, ये हम जो देख रहे हैं ना, ये साइड व्यू है इसी टेंशन मेंबर का, जिसके अंदर दो एंगल्स लगे हुए हैं गजट प्लेट के, एक इधर एक उधर। इससे हमको इस मेंबर की लेंथ का पता नहीं पड़ता कि एक्चुअली क्या होता है कि लेंथ तो आपको पता है ना, दो जॉइंट के बीच की दूरी होती है, कई बार 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, 1.9 मीटर, कभी 2-2 मीटर भी होती है, 2.5 मीटर भी होती है। और ये हमने बताया इसका प्लान, अच्छा ये बताया मैंने इसका साइड व्यू। एक्चुअली ये साइड व्यू है, ये इसका एलिवेशन है। आप इधर से देखेंगे ना, इस साइड से देखिए जरा, इस साइड से देखिए आप, इस साइड से आपको ये ऐसा देखेगा। ये देखो, ये इसकी जो मोटाई है एंगल की, वो आपको दो
लाइन दिखेगी यहाँ पे। अच्छा, मैंने बीच में ये क्या दिखाया, कट लाइन। क्या मतलब इसका, एक्चुअल में ये जो लंबाई होती है टेंस मेंबर की वो ज्यादा होती है काफी। इतना लंबा मैं शो नहीं कर सकते, बीच में हमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक का मतलब ये काफी लंबी है। तो आप इसको जब इस साइड से देखेंगे ना, इस साइड से, तो ये देखो ये दो लाइन दिखेगी इसी मोटाई वाली, ये ऊपर वाली लाइन यहाँ दिखेगी आप। ओके, ये जो गजर पेट देख रहे हैं आप, ये वाली, ये नहीं गजर पेट जो होती है दोनों एंड्स पे होती है। अब होता है ना किसी मेंबर के दोनों तरफ होती है। तो मैंने ये जो मेंबर है, ये जिसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया और ये उसका एलिवेशन है, तो ये एक साइड में गजर पेट यहाँ लगी हुई है, दूसरी साइड में गजर पेट वहां लगी हुई है। और हमने इस एंगल को गजर पेट से दो बोल्ट के माध्यम से जोड़ा है। ये दो मेन बोल्ट हैं, ध्यान रखना, दीज टू आर मेन बोल्ट। आपसे पूछा जाए इसमें कितने बोल्ट लगे हुए हैं, कुछ बच्चे गलती से दो और दो चार बता देते हैं। ये चार नहीं है भाई, दो ही है ये, क्योंकि दो लगते हैं गजर प्लेट के, दो लगते हैं मेंबर के इधर, दो लगते हैं मेंबर के उधर। एक्चुअली मेंबर तो एक होता है पूरा, गजर प्लेट यहाँ भी होती है वहां भी होती है, दो इधर लगाएंगे दो उधर लगाएंगे, तब वो दो इफेक्टिव माने जाते हैं। अगर आप इधर एक लगाए उधर एक लगा तो एक ही माना जाएगा। तो ये तो हो गया आपके मेन बोर्ड। अब जरा देखिए ये इसका तीसरा व्यू, इसको हम कहते हैं प्लान। कल्पना करो आप इस एंगल को इधर से देख रहे हो, मेरी अंगुली आ रही नहीं है, ये तो साइड व्यू है, ये एलिवेशन है और ये प्लान है। प्लान में क्या होगा, प्लान में क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं एंगल की मोटाई, इधर भी है इधर भी है, ये आपको यहाँ नजर आ रही है, दिख रही ना आपको एंगल की मोटाई, ये तो थ्रू आउट होगी, एंगल की मोटाई तो थ्रू आउट है। यहाँ मैंने बीच में कट लाइन दिखा, जैसे यहाँ लगाई थी ना कट लाइन, तो यहाँ पे दिखा दी है। ये टेंस मेंबर की लंबाई पूरी मानी जाएगी। जैसे ये लंबाई है ना, मान लो ये लंबाई 2 मीटर है, तो डेफिनेटली लंबाई 2 मीटर होगी, क्योंकि प्लान में भी इसकी लंबाई दिखेगी और साइड एलिवेशन में भी दिखेगी आपको। अब आप देखेंगे ये जो गजट प्लेट है ये पूरी लंबाई में नहीं होती है, ये एंड भी होती है। जैसे देखिए इस एंड पर यहाँ तक ही है और उस एंड पर वो वहां तक है, ये यहाँ से यहाँ तक। और इस तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे ना प्लान में, तो गजट प्लेट दरअसल यहाँ तक ही, देखो ये लाइन बनाने वाली लाइन, ये लाइन, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गजट प्लेट है इस सिरे पे, और उस सिरे पे यहां से लेकर वहां तक, ये आपको देखेगी प्लान में। और गजट प्लेट जो होती है वो मेन प्लेट के माध्यम से, यानी कि मेन जो एंगल सेक्शन उसके माध्यम से जुड़, किसे जुड़ती है, बोल्ट के माध्यम से। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो बोल्ट दिख रहा है आपको, दरअसल ये एक दिख रहा है पर एक नहीं है, वास्तव में दो बोल्ट है। ये देखा है ना, दो बोल्ट ये, इस इन दो बोल्टों ने इन एंगल्स को गजट प्लेट से जोड़ा हुआ है। यहाँ देखिएगा दो बोल्ट यहाँ नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है। तो गजट प्लेट तो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी और उधर वो खत्म हो जाएगी। अब देखो यहां से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि ये एंगल तो चल रहा है थ्रू आउट पूरी लंबाई में, लेकिन ये जो बीच का गैप है, यहाँ तो गजट प्लेट दिख रही है आपको किनारे पे तो, एंड पे तो, लेकिन जब गजट पेटी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, ये एक तरह से झूठ बढ़ जाएगा। यहाँ पे खाली कुछ नहीं है, गैप है केवल, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक तो प्लेट थी, तो यहाँ क्या करते हैं, इनको मजबूती देनी पड़ती है। देखो टेंशन में तो क्या होता है, खींचेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्रेसर में तो जैसे दबाएंगे बक्कल हो जाएगा, अगर आपने टैकिंग बोल्ट नहीं लगाया तो यहाँ पर क्या होता है, हम सेफ्टी के हिसाब से बीच बीच में, यानी ये जो गैप है ना, इन दो एंगल के बीच का जो गैप है, या देखो ये मैंने एक यहाँ दिख रहा है आपको, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ये कुछ बोल्ट लगा रखे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टैकिंग बोल्ट। तो प्लान में टैकिंग बोल्ट ये दिख रहे हैं आपको, और इसमें तो आपको टैकिंग बोल्ट नजर नहीं आएंगे, इसमें नजर नहीं आएंगे, साइड व्यू में कभी नजर नहीं आएंगे। हाँ एलिवेशन दिखेंगे आपको, ये देखिए अभी यहाँ पे, ये तो मेन बोल्ट है और ये दिख रहा है आपको, ये वाले जो मैंने प्लस मार्क कर रखे हैं, ये टैकिंग बोल्ट है। तो टैकिंग बोल्ट ने क्या किया, ये जो दो एंगल सेक्शन थे, ये और ये, इन दो एंगल सेक्शन को मजबूती से यहाँ आपस में जोड़ दिया ताकि ये कोई तरह का लोड वहन कर सकें। अब
एक फिगर में आपको और बताता हूँ टैकिंग बोल्ट के लिए। ये तो ऐसा है कि अगर गजट प्लेट के एक इधर और एक इधर लगा हो एंगल तो, और ये मैंने जो फिगर बनाया आपके लिए, ये दोनों एंगल सेक्शन गजट प्लेट के एक ही तरफ है, इन द सेम साइड, सेम साइड है ये तो आपके मेन बोल्ट है जो कि एंगल को गजट प्लेट से जोड़ते हैं। ये इसका एलिवेशन है। अच्छा, इस बार मैंने जैसे इस फिगर मैंने दोनों एंड दिखाए थे, दोनों तरफ मैंने गजट प्लेट बताई थी, या मैंने सुविधा के लिए एक ही बता दी है, दोनों तरफ बताना जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए ये जो मेन बोल्ट है 4 लगे हुए हैं, यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 4। तो अब ये 4 और ये 4, यहाँ संख्या 8 मानी जाएगी भाई, क्योंकि मतलब मेंबर के एक साइड में जो होता है ना बोल्ट, वो संख्या होती है, ध्यान देना। यहाँ ये मत कहना ये 4 ही है, 4 + 4 8 है, ये 8 बोल्ट है। इन 8 बोल्टों ने इन दो एंगल्स को गजट प्लेट से जोड़ रखा है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये दिखाया मैंने आपको इसका टॉप प्लान, ऊपर से देखेंगे वो मैंने गजट प्लेट का इधर इधर दिखाया, मतलब मैंने जैसे बीच में यहाँ देखा था ना कट लाइन, ये जैसे यहाँ पे कट लाइन दिखा दिया, हमने उधर लेके नहीं बताया आपको, इधर बता दिया। तो गजट प्लेट तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। गजट प्लेट तो किस काम, गजट प्लेट का काम क्या होता है, गजट प्लेट और जो एंगल्स है वो बोल्ट के माध्यम से जुड़ता है, बोल्ट या वेल्ड जो भी हो। तो ये देखिए आपके कितने बोल्ट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ देखो आपको ये 4 बोल्ट की सेंटर लाइन दिख रही है आपको, और ये गजट प्लेट यहाँ से यहाँ तक है। और एंगल जो है ये वाला, ये तो आपको थ्रू नजर आएगा, ये एंगल भी मोटा ही नहीं, तो थिकनेस ऑफ एंगल ये आपको थ्रू दिखेगी पूरी इसकी लंबाई के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो लेग आपने जोड़ी तो कनेक्टेड लेग है, और ये जो लेग है वो आउट स्टैंड कर रही है, यानी कि बाहर निकली हुई है। बाहर जब निकली हुई है तो क्या होगा, ये एंगल ऊपर वाला, ये एंगल नीचे वाला, इसी जो दो लेग्स बाहर निकली है वो देखिए यहाँ पे जब बाहर निकल गई ना, आप देख रहे हैं ये इसका एलिवेशन है, और गजट प्लेट ये आके खत्म हो गई है, देखिए है ना डॉटेड लाइन ये गजट प्लेट की। अब ये जो बाकी बचा पूरा पोर्शन है, वहां पे क्या होगा कि इन दो एंगल के बीच में जो होगा वो झूलसा पड़ जाएगा, बिल्कुल ये ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि इन टांगों को तो आपने जोड़ा ही नहीं है। हमने जोड़ा है ये जो है ना लेग कनेक्टेड, इनको जोड़ा गजट प्लेट से, और ये जो दो टांगे बाहर निकली हुई है इनको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इनको आपस में नहीं जोड़ेंगे तब तक ये दो जो आपके एंगल्स हैं ये लोड लेने में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना लोड ले सकते हैं वो लोड ले नहीं पाएंगे। मैं खास करके ये बात कर रहा हूँ कंप्रेशन मेंबर, जो हम अगले पढ़ेंगे यूनिट के अंदर बाद में। फिलहाल टेंशन के अंदर भी इसको लगाया जाता है, लेकिन हालांकि अगर टैकिंग बोल्ट लगा है चाहे ना लगा, इसकी स्ट्रेंथ में फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोड कहता है, लेकिन हमको लगाना चाहिए। ये मैंने लगा के बता दी, ये टैकिंग बोल्ट हैं। ये लाइन दिख रहा है कोई वाली, ये लाइन, ये लाइन, ये, और यहाँ ये अगर देखूं मैं एलिवेशन में, सॉरी टॉप प्लान में थी, ये टैकिंग बोल्ट है, दिख रहा है कोई, ये टैकिंग बोल्ट है, इधर यहाँ दिखा है, और ये बोल्ट मैंने इधर यहाँ दिखा दिया, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये आपके मेन बोल्ट है, और यह मेन बोल्ट यह दिखाया गया। तो टैकिंग बोल्ट क्या करते हैं, जो लेग बाहर निकली हुई है उनको आपस में जोड़ते हैं ताकि वो अपना काम करने में सफल हो जाए। अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारा को एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन कई बार मिलते हैं ना, कि भाई टैकिंग बोल्ट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज द पिच ऑफ टैकिंग बोल्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये एमसीक्यू बनता है, ये 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज, ये आपको सारा कोड में मिलेगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी। कोड में देखिएगा ये लिखा हुआ है टैकिंग बोर्ड के बारे में, ये देखिएगा, ये पूरी मैंने यहाँ पे एक घेरी लाइन कर रखी ना, पेज नंबर वही है टैकिंग बोर्ड का, 74 पेज है। ये 3 मार्क के क्वेश्चन का मैटर हो गया है, हो रहा है जो बता रहा हूँ। टैकिंग फास्टनर shall have spacing in a line not exceeding 32 times the thickness of the thinner part। जो भी आउटस्टैंडिंग जो आउटसाइड प्लेट है ना उसके जो कम मोटाई वाले थिनर, तो यह 300 mm, या ना तो 32 गुना थिकनेस
ऑफ द थिनर प्लेट से कम होनी चाहिए, सॉरी, ना तो 32 गुना टी से ज्यादा होनी चाहिए और ना 300 mm से ज्यादा होनी चाहिए, विच एवर इज लेस। अभी समझाऊंगा आपको मैं। ये कब ये बात चल रही है, जब ये जो ट्रस है या जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग के अंदर है, दिखा ना, वेयर द प्लेट्स आर एक्सपोज टू द वेदर, जहाँ ओपन टू एटमोस्फेयर है, वेदर के साथ एक्सपोज हो रहा है, यानी पानी हवा सीधा असर करती है उसके ऊपर डायरेक्टली, then the spacing of line shall not exceed 16 times the thickness of the thinner outside plate और 200 mm। तो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहाँ तो 32 टी था, वहां तो आप दूर दूर लगाते काम चल जाता, पर यहाँ आपको पास पास लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर है ना, बाहर ओपन टू एटमोस्फेयर बड़ा खतरनाक मामला होता है सेफ्टी के हिसाब से। ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिएगा। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता दूं, कोई बच्चे समझते हैं हिंदी में। सबसे पहले टैकिंग बोल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये रिवेट्स लोड, सॉरी ये बोल्ट, हम बार बार इसको गलती से रिवेट लिख देते हैं, तो रिवेट नहीं लिखना चाहिए। पहले की आदत मेरी वो वर्किंग स्टेज में पड़ गई ना, वो वर्किंग स्टेज में हमेशा रिवेट हुआ करते थे। अब आजकल लिमिटेड स्टडी मेथड हो गया, उसमें बोल्ट ही काम लेते हैं, रिवेट काम में नहीं लेते हैं। अभी तक मेरी पुरानी जो आदत है वो 30 साल पुरानी, जब मैं पढ़ाई करता था ये सब्जेक्ट 1985 से 87 से 89 के बीच में, यानी कि 11 + 22 33 साल पहले जब पढ़ाई करता था, उस समय वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता था, और उस समय रिवेट काम लेते थे, टैकिंग रिवेट। आज भी होते हैं, लेकिन अब डिजाइन के अंदर बोल्ट को ही ज्यादा काम पे लेते हैं। तो ये बोल्ट्स यानी कि टैकिंग बोल्ट्स लोड नहीं लेते, ये पहली बात ध्यान दीजिएगा, बल्कि ये तो डबल एंगल सेक्शन को उनकी कैपेसिटी के अनुसार लोड वहन करने के काबिल बनाते हैं, यानी वो केवल सपोर्ट करते हैं इनको। इनको टांका बोल्ट भी कहते हैं, टांका यानी कि स्टिच बोल्ट, STIC स्टिच बोल्ट भी कहते हैं। ये टेंशन मेंबर में प्रयुक्त दो एंगल्स को इफेक्टिवली यूनाइट करते हैं, यानी जो दो एंगल आप काम ले रहे हैं ना, उसको प्रभावी रूप से जोड़ते हैं। अब इसकी स्पेसिंग या पिच कुछ भी कह दो, नॉट मोर देन, इन बोल्ट की जो दूरी है आपस की, नॉट मोर देन 32 T और 300 mm विच एवर इज लेस इनसाइड, बिल्डिंग के अंदर है तो, एंड नॉट मोर देन 16 T और 200 mm विच एवर इज लेस। जैसे मान लीजिए आपने 16 T का मान निकाला और वो 180 आ गया, और ये 200 है तो 180 कम हुआ ना, तो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस। और अगर 16 T की वैल्यू मान लो 250 हो गई, तो उस केस में 200 कम हो गया, मतलब 250 से 200 कम होता है, उस केस में जो ये स्पेसिंग है वो 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी 32 T या 300 mm से जो कम हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन दिस और दिस विच एवर इज लेस। टी का मतलब है थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। तो ये टैकिंग बोर्ड पे अगर सवाल आता है तो आपको आंसर मिल रहे हैं। मैं जब आपको क्वेश्चंस दूंगा और टैगिंग बोर्ड के ऊपर, कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और कभी 8 नंबर के भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको जो मैंने 2 फिगर बताया ना अभी थोड़ी देर में, उन फिगर्स को आप अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। तो ये हमारी बात हो गई टैकिंग बोर्ड के बारे में। अब हम आगे डिटेल में जा रहे हैं। अब मैं आपको डबल एंगल जो होता है उसके लिए आपको ये रफ्चर में स्ट्रेंथ नेट सेक्शन के अंदर कैसे निकालते हुए निकालना सिखा, उसके बाद पढ़ेंगे आज हम ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ये फिगर आप देख रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कभी बहुत काम के होते हैं। और चलो अभी काम आए चाहे नहीं आए, आप जब फील्ड में काम करेंगे तो बहुत काम आएंगे। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर बीटेक करेंगे आगे तो आपको ये मेरे वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। और ये एक साइड में जो लगाया हुआ है
इस तरह से। नाउ हम आते हैं इस बात पे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये पूरा पेज मैंने इतना शानदार आपके लिए कर रखा है, इसको पूरा समझाऊंगा, आप ध्यान से हर चीज को देखना। हम TDN निकाल रहे हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, केस 3। हमने 2 केस देख लिए थे, प्लेट देख लिया था, सिंगल एंगल देख लिया था। अब हम देख रहे हैं डबल एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए गजर प्लेट। गजर प्लेट के विपरीत तरफ, ये एक गजर प्लेट के इधर लगा हुआ है, एक गजर प्लेट इधर लगा हुआ है। मान लीजिए हमने, मैं इससे एक छोटा सा मैंने ये मैंने साथ में समझाने के लिए क्वेश्चन भी कर लिया है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन ही है पूरा एक ये जो मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 2 एंगल्स है, 90/60/8, 90/60/8 का है। और जो उसकी 90 की लेग है ना, यहाँ से 90, उसको हमने कनेक्ट किया है गजर प्लेट के साथ में। इसका मतलब ये लेग जो है लॉन्गर 90 है और जो शॉर्टर है वो 60 है, यानी 60 जो है आउट स्टैंड है और ये कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ 6 बोल्ट, देखा आपको एक रहा, पर वास्तव में ये 6 बोल्ट है। और इन बोल्ट की जो नाप भी आपको दे रखी है, ये देखिएगा। बोल्ट का जो डायमीटर है वो 16 mm है, ऐसा कह रखा है। अगर बोल्ट का डायमीटर 16 mm है तो होल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बता दूं, अगर ये डायरेक्ट पंच किया हो, अगर ऐसा क्वेश्चन में कह दे, तो आपको 18 में 2 और जोड़ना पड़ेगा, 20 हो जाएगा वो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बता ले रहा हूँ, कभी हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं आ जाए। और अब देखिएगा, हमें ये जो डबल एंगल है, इसकी निकालनी है डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे निकाले साहब? तो सबसे पहली बात समझ लो आप, सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको पेज 33 6.3.3 पे मिलेगा। और ये वही फॉर्मूला है जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। वही फॉर्मूला काम लेते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं सिंगल एंगल में। लेकिन अब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो डबल एंगल के संदर्भ में कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल कैलकुलेशंस इन रेफरेंस ऑफ डबल एंगल्स। कैसे, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। वो ऐसे है, हमको निकालना है ANC पहले तो। ANC का मतलब नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो कनेक्ट लेग हो रही बड़ी वाली, 90 वाली। तो कैसे आपको कल समझाया था, याद कीजिएगा। 90 में से पहले ये होल घटाएंगे, होल का डायमीटर कितना है? 18। तो 90 माइनस 18 हो गया, माइनस T/2, 8 का आधा 4। T/2 क्यों करता, कल सिखाया था आपको मैंने, कल मतलब पिछले वीडियो में। और इंटू 8, इसकी थिकनेस 8 ले लिया हमने। और इसको होल को गुणा कर दिया 2 से, क्योंकि 2 एंगल हैं, 1088 आ गए। फिर हमने FU, तो आप जानते हैं 410 होता है। गामा ml पहले की तरह 1.25। AGO आउटस्टैंडिंग लेग जो है ना, उसका ग्रॉस एरिया, तो ये 60 है। इसमें से T/2 घटाएंगे, 60 माइनस T/2, 8/2 4, घटाया 60 में 4, इसको 8 से गुणा किया और इंटू 2 करेंगे, 2 लगेगा ना, इधर भी इधर भी है, ये हो गया। ये आपके आ गया यहाँ पे 60 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2, 896 mm² आ गया। और FY तो 250 होता ही है। और गामा MO 1.1 हम कल डिस्कस कर चुके सारा कुछ। ये अब बीटा निकालना पड़ेगा आपको। बीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? 1.4 माइनस 0.076 इंटू W/T इंटू FI अपॉन FU इंटू BS/LC। ये भी आपको याद नहीं करना है। ये आर्टिकल या क्लॉज 6.3.3 पेज 33, ये जिस पेज पर फॉर्मूला लिखा ना, वहाँ बीटा का वैल्यू पूरी लिखी हुई है वाली। अब इसमें W क्या है? W आपको मैं से कहने को आता हूँ, W याद कीजिएगा, आउटस्टैंडिंग लेग की लंबाई, आउटस्टैंडिंग लेग की लंबाई।
देखिए ये लेग तो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा देखिए कोड जो कहता है ना, कोड का ये फिगर मैंने कल आपको बताया था, कोड में इसको डब्ल्यू का है, डब्ल्यू नहीं है। तो कुछ बच्चे गलती से और जल्दी में इसको डब्ल्यू ले लेंगे, क्योंकि कोड में ये लिया गया, इसको डब्ल्यू कहा गया। मैं आपको इस दुविधा से बचाना चाहता हूँ। देखिए डब्ल्यू का मतलब ये है, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि ये देखिएगा आउट स्टैंड लेग विड्थ, आउट स्टैंड लेग की विड्थ, लेंथ ही होता है। अब यहाँ तो क्या था, इसके अंदर तो ये गजर प्लेट है और ये एंगल है, तो यहाँ तो देखिए इस लेग को जोड़ा गया था और ये आउट स्टैंड है, बाहर निकली हुई है, ये देखो बोल्ट लगा हुआ है। और यहाँ जो हमारा फिगर है वो क्या, जरा ध्यान देखिएगा, बोल्ट यहाँ लगा है, तो यानी ये लेग तो है कनेक्टेड और ये है आउट स्टैंडिंग। तो यहाँ जो हमारा डब्ल्यू आएगा इस मामले में, जो हम कह रहे हैं ना डब्ल्यू बीटा के अंदर, जो अभी आपको लिख के बताया मैंने, ये वाला ये आएगा, इसके अंदर 60 आएगा, 60 आएगा। ये देखिए मैंने 60 ले लिया। टी टी तो 8 ही आएगा, थिकनेस जो है इसकी एंगल की। एफ आई एफ यू एज नॉर्मल, कोई इसमें वो है नहीं, 250 415। बी एस को समझ लीजिएगा, बी एस क्या होता है। बी एस भी वही है कि हमने आपको ये बताया था, यहाँ पे 6 बोल्ट लगे हुए हैं, ये रहे 6 बोल्ट, 1 2 3 4 5 6, पिच कितने बनेंगे, 5। और अगर हम पिच की बात करें तो 2.5 इंटू बोल्ट के डाय से कम नहीं होना चाहिए। बोल्ट का डायमीटर आपको दे रखा है 16 mm, यहाँ बोल्ट का डाय होगा, होल का नहीं। तो 2.5 इंटू 16 कितना होता है, 40। तो 40 से कम नहीं होना चाहिए, मैंने 40 इसमें ले लिया। तो ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 इंटू पिच यानी कि 5 इंटू 40, ये आपका 200 mm हो गया। क्या हो गया 200 mm आपका, एल सी, सॉरी बी एस नहीं, सॉरी बी एस तो ये होता है, बी एस के लिए फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो तो। बी एस के लिए फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, बी एस इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल माइनस टी। डब्ल्यू तो वही है आउट स्टैंडिंग लेग, और डब्ल्यू एल आपको याद होगा मैंने सी कहा था, वो आपको मिलेगी यहाँ से। ये देखिएगा, ये पेज नंबर 168 हैंडबुक का, और ये लेग साइज जो लेग आपने जोड़ी है ना, कनेक्ट की है, और ये सी की वैल्यू। तो अभी जो हमारा कौन सी लेग जोड़ रहे हैं इसकी, 90 60 आर की, हम 90 जोड़ रहे हैं, 90 जोड़ रहे हैं ना। तो जो लेग लेंथ है 90, देखो यहाँ पे 90 के लिए क्या मिलेगा आपको, ये रहा 90, दिखा ना लेग साइज, ये रहा 90। 90 में ये तो 2 बोल्ट लगते नहीं है, दो तो यहाँ ये देखिए ये कितना है, 50। तो ये दूरी 50 है, इसको हम सी कहते हैं। तो ये यहाँ से ये 50 होती है, तो यहाँ से 50 का मतलब हो गई कि तो यहाँ से ये बोल्ट की जो है ना सीधी, वो यहाँ से 50 होगी, यहाँ से नीचे से 50, और चूंकि पूरा 90 तो कितना हो जाएगा, 40 बच जाएगा, ये 50। तो 50 यहाँ डब्ल्यू एल हो गया यहाँ पे। तो देखिए मैंने बी एस निकाला, बी एस का फॉर्मूला क्या था, बी एस का फॉर्मूला था डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल माइनस टी। डब्ल्यू तो आपका 60 है आउट स्टैंडिंग, डब्ल्यू एल आपका 50 है, और माइनस टी एंगल की मोटाई 8 है। ये बी एस हो गया, ये बी एस कल बताया था। और ऐसे ही होता है ये 5 इंटू पिच, ये सारी वैल्यू जो रिपोर्ट की, और जब सॉल्व किया इसको 1.4 में से घटाया तो आपको ये 1.222 मिला, 1.2227 मिला। किसकी वैल्यू, बीटा वैल्यू। अब ये बीटा की वैल्यू जो है, एक तो 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये आप जो देख रहे हैं 1.22227, ये 0.7 से कम नहीं है। ओके, साथ ही साथ कोड कहता है, ये उसी पेज पर है 6.3.3 पेज 33, कि बीटा की वैल्यू एफ यू अपॉन एफ वाई इंटू ये गामा ओ, गामा एमओ
अपॉन गामा एम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये वैल्यू आपको पता ही है 1.1 है, ये वैल्यू 1.25 है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एफ यू एफ आई आपको अच्छी तरह से पता है। ये जो मैंने सॉल्व किया, ना एफ यू अपॉन एफ आई इंटू गामा एम ओ 1.1 अपॉन ये गामा एम एल 1.25, ये वैल्यू आई आपके 1.4432 आई। कितनी आई? 1.4432। और हमने आपको एक बात बताई थी, ये जो निकालते हैं भाई कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है ना, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए और ना 0.7 से कम होनी चाहिए। आपने यहाँ शो कर दिया, दिस वैल्यू इज नॉट लेस देन 0.7, दिस इज नॉट लेस देन 0.7 एंड नॉट मोर देन 1.4432। ये 1.4432 से कम है ना, और 0.7 से ज्यादा है ना। ओके, अब आपने बीटा निकाल दिया। अभी जो बीटा निकाला आपने 1.227, ये बीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ये सब वैल्यू फॉर्मूला वही है पहले वाला। तो आपने ऐसा करते ही ये स्टैंड निकाल ली, आपको मिलेगी 605850 न्यूटन। और अगर मैं इसको भाग लगाऊं 1000 से तो 605.850 किलो न्यूटन। ये इसकी आपके डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन आ गई। अगर ये दो एंगल जो हैं, ये गजर पेड़ के एक इधर लगा है, एक उधर लगा है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर ये दोनों एंगल गजर पेड़ के अलग अलग तरफ लेके एक ही तरफ लगा दिए जाए, तो आप एक बार समझिएगा कोड कहता है, कोड में लिखा हुआ है चीज ये, यदि एंगल्स गजर प्लेट के एक ही ओर है और टैकिंग बोल्ट चाहे लगे हैं चाहे नहीं लगे हैं, डजंट मैटर। अगर टैगिंग बोल्ट लगे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो स्ट्रेंथ आप निकाली ना, ये 605.850, ये टैगिंग बोल्ट लगे हो तब भी यही होगी और नहीं लगी हो तब भी यही होगी। और चाहे दोनों एंगल गजर प्लेट के एक इधर हो एक इधर हो तब भी यही रहेगी, और दोनों एंगल गजर प्लेट के एक ही तरफ हो जाए तब भी यही रहेगी। ये बोल्ट ये आपके कोड ने कहा है। मैं आपको समझाता हूँ कोड ने कहा इस चीज को, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज कोड के अंदर लिखी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। 6.3.4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी। यहाँ लिख देता हूँ 6.3.4 पेज 33। डबल एंगल है नहीं, और मिलेगा। ये देखिएगा, एक्चुअली पहले आपको सारा सिंगल सेक्शन के लिए सिंगल एंगल की बता दिया था। अब लिखा है यहाँ पे अदर सेक्शन। यहाँ देखिएगा अदर सेक्शन, द रप्चर स्ट्रेंथ TDN ऑफ द डबल एंगल्स। अभी आपके कोर्स में डबल एंगल्स ही है, बाकी इसलिए मैं आई सेक्शन वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ। डबल एंगल्स, channels, I section and other steel sections connected by one or more elements to an end gusset is also governed by shear lag effect। यानी कि ये जो है ना, इसको हम कहते हैं shear lag effect वाला। ये जो फॉर्मूला आपको दिखा रखा वाला वही चीज, इसमें बीटा आता है, बीटा था नहीं, बीटा वाला फैक्टर, shear lag effect कहाँ गया ये रहा। The design tensile strength of such sections as governed by tearing of net section may also be calculated using equation 6.3.3। यानी ये जो आपके 6.3.3 जो सिंगल सेक्शन के लिए सिंगल एंगल की देखे ना, यही इक्वेशन जो है वो इसमें काम आएगी। कोई फर्क नहीं है, बस आपको एरिया वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वेयर बीटा इज द वेयर बीटा इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द shear leg distance। तो सब कुछ वही है, टेकन फ्रॉम द वो सब बातें वही जो पहले बता रखी है। और बाकी बस ये चीज, इसमें वो चीज नहीं मिलेगी आपको जो मैंने आपको बताई है अभी, चाहे टैकिंग बोल्ट लगे हों चाहे नहीं लगे हों, ये इसमें नहीं मिलेगी। ये किसी और जगह पर मैंने इसको अध्ययन किया था, उसके बेस पे कह रहा हूँ, और सही है बिल्कुल। मैं कोई चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा, सारी चीजें हर चीज कोड में केवल मिलती भी नहीं है, काफी मिल जाती है, लेकिन कभी कभार कोई चीजें रह जाती है।
तो ये मैंने यहाँ लिख दी, इसलिए आपके लिए लिख दी है, काम की चीज है कि टैकिंग बोल्ट हो या टैकिंग बोल्ट नहीं हो, रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप ये जो TDN है ये आप अच्छे से निकालना सीख गए। TDN को सिंगल एंगल हो, डबल एंगल हो, क्रिवेट बोल्ट हो, वेल्ड की जब बात है तो हम आपको जब सवाल करेंगे ना न्यूमेरिकल, तब आपको समझा देंगे वेल्ड के बारे में। अब आगे चलते हैं, 24 हो गए, तो बस थोड़ा सा काम होना है इसके अंदर। अब तीसरा है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी इस पे सवाल बन जाता है 8 नंबर का अकेले ब्लॉक शेयर पर। मैं बता दूं आपको, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर, इसमें देखिए दो केस हम लेके चल रहे हैं, एक तो बोल्ट के लिए लेके चलेंगे और एक वेल्ड के लिए। कैसे करें इसको देखिए आप जरा। सबसे पहली बात, ये पेज 33-34 निकालो, 6.4 का पेज 33-34, ये रहा सारा, यही मिलेगा आपको। ये पेज 33, ये 6.4, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर, दिख रहा है आपको, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। और ये 34 पेज पर भी है पूरा, 34 पेज पर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी। ये देखिए, ये AVG, AVN, ATG, ATN, FU, FY सब लिखा हुआ है। और वेल्डेड कनेक्शन के बारे में कुछ बातें यहाँ सिखाई हुई है, ये आपको मैं सारा सिखा देता हूँ। अब देखिएगा, ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है पेज 33 पे। ये रहा फॉर्मूला, ये देखिएगा, दिख रहा आपको यहाँ पे, द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ TDB of connection shall be taken as the smaller of दिस और दिस। कई बार बुक्स के अंदर इस TDB को TDB1 कह देते हैं, इसको TDB2 कह देते हैं, TDB1, TDB2, और जो कम होगा वही ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी। ये है जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने खुले खुले अक्षरों में यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। ये देखिएगा, ये भी आपको कहता हूँ याद नहीं करना है, बार बार कहता हूँ याद नहीं, याद करने बैठे आपको, अगर आपने टेंशन ले लिया और कैसे याद करेंगे तो ये टेंशन मत दीजिएगा, ये आपको कोड में मिलेगा। समझा मैं देता हूँ ये होता क्या है। कैपिटल ए है ये, इट इज कैपिटल AVG/FY अपॉन √3 गामा MO प्लस 0.9 ATN/FU अपॉन गामा ML, या और 0.9 AVN/FU अपॉन √3 गामा ML प्लस ATG/FY अपॉन गामा MO। आप एक बात नोट कीजिएगा, 4 एरियाज है, AVG, AVN, ये देखिए AVG, ये AVN, ATG यहाँ आएगा और ATN वहां आएगा। अब FI, FU, गामा MO, गामा ML, FI, FU, गामा MO, गामा ML, और एक 0.9 इसमें वहां लगा, इसमें 0.9 यहाँ लगा। सारी बातें क्लियर है एकदम। ये जो FU है, FI है, गामा ML है, गामा MO, तो एज यूजुअल जो अपन लेते आए, बस इसके अंदर अगर ये 4 एरियाज निकालना आपको आ गया, AVG, AVN, ATG, ATN, तो अपना काम हो गया। इसको सीखना पड़ेगा आपको। देखिएगा, एक V जो टर्म है, V स्टैंड्स फॉर शेयर एंड T स्टैंड्स फॉर टेंशन। तो शेयर में एरिया जो होता है ना, हमेशा फोर्स के पैरेलल होता है, और टेंशन में एरिया जो होता है फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये आप थर्ड सेम में पढ़ चुके हो, थर्ड सेम फोर्थ सेम के अंदर मैकेनिक्स और मेटेरियल के अंदर। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत
खुले खुला लिखा हुआ, हालांकि सब कोड में लिखा हुआ है, ये वही लिखा है, अब चिंता ना करें, ये सब लिखा हुआ ए बी सब कुछ लिखा, लेकिन इस चीज को मैंने थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर कर दिया है यहाँ पर, ये कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए एवीजी मिनिमम ग्रॉस एरिया इन शेयर, अब इतना याद कर लो, बाकी आगे बताऊंगा। एवीएन मिनिमम नेट एरिया इन शेयर, एटीजी मिनिमम ग्रॉस एरिया इन टेंशन, एंड एटीएन, तो जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, ये होता है, और वी का मतलब शेयर और टी का मतलब टेंशन। जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, लिखा मैंने यहाँ पे, जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, टी का मतलब टेंशन और वी का मतलब शेयर। तो ये जो एटीजी है मिनिमम ग्रॉस एरिया इन टेंशन, और एटीएन जो है वो मिनिमम नेट एरिया इन टेंशन है। अब ये किस तरह से लेते हैं, उसके लिए एक शानदार फिगर जो है ये है, और ये भी आपको चिंता नहीं करनी है, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे, कोड में है, ये देखिएगा, सब कुछ कोड में है, समझा गया हर चीज में। ये प्लेट के लिए है और ये एंगल के लिए है। प्लेट के लिए अगर है वो मैंने अपने नोट के अंदर अच्छे से बना रखा, यहाँ तो कोई फिगर दिखा रहा हूं आपको मैं कि प्लेट में और एंगल में क्या फर्क है, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये आप देखते होंगे, जैसे इसकी बात करते हैं, एंगल की बात करता हूँ पहले। एंगल में गजर प्लेट और जो मेन एंगल वो जुड़ा हुआ है बोल्टों के माध्यम से, मान लीजिए 4 बोल्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, तो फोर्स के पैरेलल ये जो लाइन दिख रही है 1 2, इसके अलोंग आपको लेना है, देखो लिखा ना मैंने, ए वी जी एंड ए वी एन ग्रॉस एंड नेट इन शेयर अलोंग 1 2 लेना है, इधर नहीं लेना, ध्यान देना है, केवल ये लाइन लेनी है आपको। कारण क्या कि आप देखेंगे उधर ही आपके एंगल की जो मोटाई मिल रही है ना, उस तरफ से इसकी ब्लॉक शेयर की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। और ये कैसे करता है मैं बताऊंगा आपको, इस तरह से देखिए, ये देखो जरा, मैंने इसी को थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसी चीज को, जैसे ना 1 2 लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये, तो ये इस तरह से ये आपको दिख रहा है एरिया, ये तो पूरा ये अपरूपित हो जाता है, शेड हो जाता है, कट जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप देखेंगे जिधर ये एंगल की मोटाई दिख रही है उधर से शेयरिंग नहीं होती है, शेयरिंग होती है नीचे, जिधर ये थोड़ा सा कमजोर पार्ट है, इधर तो मोटा पार्ट है ना ये, इधर शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर प्लेट होती यहाँ पे, सपोज प्लेट होती, प्लेट में तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है बाहर निकली हुई, तो प्लेट के केस में क्या होता है कि आप ये 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा इस प्रकार के, ये प्लेट है, तो प्लेट जो है ना, प्लेट में कोई चीज मोटाई नहीं होती है, फ्लैट होती है, बिल्कुल एकदम चपटी होती है। तो इसमें जो फोर्स है उसके पैरेलल ये 1 2 भी है और 3 4 भी है, दिखा यहाँ पे ए वी एन जो होगा, यानी कि ग्रॉस और नेट एरिया जो रहेंगे ना शेयर के अंदर, वो 1 2 और 3 4 दोनों के साथ लागू करेंगे। ये ध्यान देने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। प्लेट में तो 1 2 3 4 दोनों रहेंगे, और एंगल में जो है ना, एंगल में केवल ये 1 2 लेंगे, इसमें 3 4 नहीं आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अब बात आती है अपने एटीजी और एटीएन की, टेंशन में ग्रॉस और टेंशन में नेट एरिया। और टेंशन में जो होता है एरिया हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स लग रहा है ये, तो उसके अंदर ये अलोंग 2 3 होगा, चाहे प्लेट हो चाहे बोल्ट हो, तब भी अलोंग 2 3 ही होगा। इसको ये मैंने थोड़ा अलग से समझा रखा है यहाँ पे, इसी को अलग से बता दिया मैंने यहाँ पे, इस चीज को मैंने यहाँ बता दिया है। यहाँ देखिएगा, इधर तो अपन मैंने कहा ना अलोंग 1 2 होगा एंगल में, यहाँ देखिए मैंने फोर्स दिखाया, और यहाँ मैंने फोर्स नीचे नहीं दिखाया, नीचे देखो यहाँ खाली पड़ा है। जबकि प्लेट के केस में देखो 1 2 3 4 दोनों ऊपर ही फोर्स लगाया, नीचे भी फोर्स दिख रहा है ना फोर्स आपको, ये सारा है इस तरह से, इस तरह से देखिए, तो यहाँ आपको एक साइड नजर आएगा, इस साइड नजर नहीं आएगा। और टेंशन में जो होता है वो अराउंड 2 3 होता है, इस बात को ध्यान रखें। अब इस बात को ध्यान रखेंगे तो अब हम
क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं इसको समझने के लिए, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। फॉर्मूला ये पढ़ा है, डिटेल ये पढ़ी है, और अब हम करते हैं इसके सवाल। देखिएगा, केस 2 क्या है, अभी मैंने बताया आपको बोल्ट के बारे में, केस 2 वेल्ड के बारे में। तो वेल्ड में भी सेम फॉर्मूला काम लेंगे, वेल्ड में कोई नई बात नहीं है, फॉर्मूला सेम काम में लेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, चाहे आपकी ग्रॉस एरिया हो चाहे नेट एरिया, दोनों बराबर होता है, क्योंकि कोई बोल्ट का सुराख का होल उस होता नहीं ना, होल तो होता नहीं है, AVG और वही AVN होगा। और सिमिलरली आपके जो ATG और ATN भी बराबर होंगे, AVG बराबर AVN और ATG बराबर ATN, बस यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब देखिएगा, एक मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ। ये आपके 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, BTR एग्जाम में, 2020 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। ध्यान रखें इस चीज को, सेम क्वेश्चन। मैं जब आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब ये उस समय नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। लिखूंगा जरूर मैं, क्वेश्चन आया हुआ है और वही क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है आपके यहाँ पे समझने के लिए। एक्चुअली क्या है, उस समय क्वेश्चन आते थे एनुअल स्कीम के अंदर, तो उसमें ये क्वेश्चन जो आया था, ये शायद वहाँ उस समय स्कीम में 3 मार्क्स तो होते नहीं है। एनुअल स्कीम में तो क्या होते हैं कि 2-2 नंबर के 5 सवाल होते हैं, 2×5 = 10, पेपर होता है 70 नंबर का, और फिर 12-12 नंबर के 5 सवाल होते हैं। तो 12 का आधा कितना, 6, तो 6 नंबर में आया हुआ है। अब जो वहां 6 में आया वो आपके 8 में आ सकता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और मैंने इसको फिलहाल 3 नंबर में माना हुआ है, तो 3 नंबर में आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, डजंट मैटर। आपको समझना जरूरी है। देखिएगा, आपको ये गजट प्लेट दे रखी है, इट इज गजट प्लेट, और ये एंगल है, कौन सा एंगल है ये, 80-50-60 का एंगल है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 80-50-80। एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये गजट प्लेट है, ये एंगल दिख रहा है आपको यहाँ से, और आपको कह रखा है कि 2 बोल्ट है, साफ साफ कह रखा है 2 बोल्ट लगाया हुआ है, 2 बोल्ट है, दिख रहा है आपको 2 बोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक शेप में क्या होता है, जो बात समझे थे ना ग्रॉस और नेट की बात, बाकी डिटेल मैंने कहा आपको बाद में समझूंगा, वो आपको लैंग्वेज बात समझ नहीं आती, यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ये जो किनारी है मेंबर की, और आपको ध्यान होगा मैंने इसको कहा था एज डिस्टेंस या किनारा दूरी, या एज डिस्टेंस, या एंड डिस्टेंस, याद कीजिए, END एंड या EDG एज, एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस। याद आया, 1.5D, 1.5D0। हाँ, और ये होता था पिच, ये होता था 2.5। पिच में तो क्या होता है, मिनिमम 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट, और एज डिस्टेंस क्या होता है, 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ होल। अब देखिए मैंने क्या किया है कि आपको क्या रखा है कि बोल्ट का जो डायमीटर है वो 16 है, होल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18 mm। अब 18 का अगर मैं करूं 1.5, 18 का करूं 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा। एक्चुअली ये आपको दे रखा है, मैं बता दूं आपको, हमने माना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 50-100 दोनों दे रखे आपको, इसलिए अभी अपन चिंता नहीं करेंगे, ये कहाँ से आया 50, कहाँ से, इसकी हम चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये एज डिस्टेंस है, ये पिच डिस्टेंस है, इसलिए मैं क्यों फालतू उधर जाऊंगा, 2.5 है, 1.5 है, वो डिजाइन में करेंगे अपन। ये डिस्टेंस आपको बोल्ट का जो सेंटर है ना, उसकी किनारे से दे रखी है 50, और यहाँ बोल्ट से यहाँ तक की सेंटर सेंटर 100 है। आपको यहाँ तक आना, बस ध्यान देना, यहाँ तक इस जगह आना है। ये जिधर गजल पेड़ जुड़ी है ना, जिस साइड में ये डॉटेड लाइन दिख रही है, वहां तक नहीं जाना है। ये एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं आपको, ये एंगल तो बहुत लंबा होता है, हमने एक साइड बताई है, तो आपको कहाँ तक जाना है, आपको जहां वो एंड होता है एंगल का, वहां तक जाना है। गजल प्लेट का एंड होता है वहां नहीं जाना है, गजल प्लेट का यहाँ एंड हो रहा है, आपको एंगल कहाँ एंड होता है वहां जाना है, और एंगल यहाँ के खत्म हो जाता है, आपको यहाँ तक आना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे इस जगह से, आप देखिएगा इवन ए कह रहेगा ए, और ये जो सेंटर है इसका बोल्ट का, इसको बी कह रहा है, ये आधा बोल्ट खाली छूट जाएगा, ये सेंटर तक की बात कर रहा हूँ,
इधर ये सी यहाँ तक, ये एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। ये दूरी कितनी हो गई? 150। और ये कितनी हो जाएगी? ये आपको दे रखी है 35। हालांकि ये आपको अगर नहीं भी दी जाती तो आप निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे? बोर्ड यहाँ लगाया ना आपके, कौन सी लेग जोड़ी है आपसे? 80। अगर 80 लेग जोड़ते हैं ना, जो लेग जोड़ी जाती 80, तो 80 ये रहा। 80 के लिए सी कितना है? 45। ये देखिए सी 45 है। और सी जो होता है वो यहाँ से होता है, ये डिस्टेंस 45 है। ये अगर 45 है तो ये 35। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी, ये बड़ी है, पर वास्तव में ये 45 है। जो एक्चुअली ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कम है वो ज्यादा है, पर वास्तव में क्या है कि ये कम है और वो ज्यादा है। ये फिगर मेरा प्रोपोर्शनेट नहीं है। ये आपको दी हो चाहे नहीं दी हो, आपको निकालनी आनी चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया है। ये इस तरह से यहाँ अच्छा क्या होगा, जब ब्लॉक शेल होता है ना, तो देखो ऐसा पूरा बोल्ट ही कट जाता है। देखो ये दिख रहा है, ये बोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये बोल्ट देखो यहाँ से कट गया, पूरा शेयरिंग हो गया। और वो देखो वो यहाँ तक, इस सेंटर तक, तो चौथा ही भाग शेयर होगा, चौथा ही भाग। देखो ये 3/4 खाली बचा हुआ है। ये जो ये बना ना रेक्टेंगल, देखिए इस तरह से ये बोल्ट जैसे मान लीजिए इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, बस ये चीज शेयरिंग हो रही है। ये वाला नहीं हो रहा है, तो याद देखिए यहाँ पे ये क्वार्टर चीज कट गई, यहाँ पे कट गया ना, बाकी इसका दिक्कत नहीं आई। यहाँ आधा कट गया है, यहाँ चौथा ही कट गया। तो ये मैंने कटने के बाद कैसा होगा वो ये फिगर बनाएगा इस तरह से। अगर अभी आपके ब्लॉक शेप पे सवाल आता है, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 3 जो भी आता है, तो आप ये फिगर से भी थ्योरी समझा सकते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं कैसे निकालें इसको। तो देखिए हमको पहले निकालना है एवीजी, निकालना है ग्रॉस एरिया इन शेयर पैरेलल टू फोर्स। अब देखिए कहीं आप एक गलती ना कर लें कि आपको ये इसका एरिया, ये एरिया नहीं निकालना कहीं शेयर के अंदर। क्या होता है कि आपको ये लंबाई लेनी है 150 बस, और एरिया निकालने के लिए इस 150 को इस एंगल की मोटाई से गुणा करना है। एंगल कितना मोटा है? 8 mm। तो ये हो जाएगा आपके देखो एक, मैंने 1 × 100 क्यों किया है कि ये एक ही पिच है। पिच कई बार मान लो बोल्ट यहाँ 2 का 3 होते तो 2 पिच बनते, 2 × 100 करता। यहाँ मैंने 1 × 100 कर दिया, और प्लस ये 50, ओके, और इंटू ये 8 कर दिया, ये आ गया 1200। ये तो हो गया एवीजी यानी कि ग्रॉस एरिया इन शेयर। और एवीएन नेट एरिया इन शेयर। नेट में क्या होगा, थिकनेस तो वो 8 ही लेंगे, थिकनेस तो चेंज होगी नहीं एंगल की। लेकिन नेट में क्या होगा कि बोल्ट का जो डायमीटर वो कम कर देते। कितना? ये बहुत, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस ब्लॉक शेयर के अंदर। आप जब ए से लेके बी तक चलते, ध्यान दीजिएगा, ये ए यहाँ पर है ये, और ये बी यहाँ पर है। आप अगर यहाँ से यहाँ तक चलाइए ना, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस लाइन के अंदर बोल्ट का हिस्सा कितना है? ये तो पूरा बोल्ट है, और ये आधा ही है। ये देखिए मैंने किया है, मैंने ये जो आपका था ना 150, वो 100 × 150, 100 × 100 + 50, ये सर ये वाला 150, 150 में से घटाया कितना? 1.5 घटाया। एक्चुअली मैंने ज्यादा किया। एक्चुअली 2 क्यों किया कि पहले तो 2 पूरा ले लिए, 2 हमने होल ले लिए, लेकिन ये होल तो आधा ही है, आधा ही घटा है, आधा रह गया था ना, तो मैंने फिर -½ कर दिया। मैं इसको 2 -½ करूं या 1.5 करूं, मैं इसको 2 -½ भी कर सकता हूँ, और इसको 1 + ½ भी कह सकता हूँ। एक ही बात है, 2 में से आधा घटाओ या 1 में आधा जोड़ो, 1 एंड सेम थिंग। 2 में से आधा घटाओगे या 1 में आधा जोड़ोगे, दोनों केस में 3/2 आएगा, 1.5 ही आएगा। तो ये 1.5 है, ये 2 - ½ मतलब 1.5, और 1.5 इंटू कितना? 18। 18 तो करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर। क्यों? ये देखिएगा, आ गया इसके अंदर ये एक एवीएन, इसमें आ जाएगा, जस्ट ए मिनट, 1 × 100
ये आ गया, हाँ 18 उसका है ना, होल का डायमीटर है ना यहाँ पे। ये एक्चुअली 1.5 होल कम हो गया, एक होल तो ये हो गया, आधा होल ये हो गया, 1.5 कम हो गया, और होल का ये डायमीटर 18 में होल का डायमीटर है। ये इतना एरिया कम हो गया 150 में से, ये 150 पूरी लंबाई है, उसमें से 1.5, एक और आधा 1.5 कम कर दिया हमने, 1.5 इंटू 18, और इंटू 8 तो करेंगे, एंगल की मोटाई है। इस तरह से आपको AVN मिल गया, 984 मिल गया। अब ATG निकालेंगे, ATG, ATG में ये BC काम आएगा, BC आपको मतलब 35 काम आएगा, 35 इंटू 8 एंगल की मोटाई, और ATN का मतलब नेट एरिया, नेट एरिया कुछ नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब आपको 1.5 वोल्ट घटा था, कितना 1.5, एक और आधा, और यहाँ से यहाँ तक ये आधा वोल्ट ही घटे, यहाँ तो वोल्ट है ही नहीं, ये आधा वोल्ट घटेगा, तो देखिए आधा इंटू 18 कर दिया हमने यहाँ पे, 35 में से आधा इंटू 18 पे इंटू T कर दिया, 208 आ गया। बस यही बात समझाने, बाकी हमें सवाल करना आता है पूरा, बाकी सब वैल्यू जैसे निकालेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं, वो ये तो सिंगल एंगल था, अगर मान लीजिए डबल एंगल होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, जैसे आपने सिंगल का निकाला वैसे ही निकालेंगे, बस इंटू 2 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ध्यान देना, डबल होता तो पहले मैं सिंगल के हिसाब से निकालता, जैसे ही निकाला एज इट इज, कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। ध्यान रखना चीज। अब आ रहा हमारा लास्ट पेज, ये एग्जाम्पल नंबर 2। देखिएगा यहाँ मैंने वेल्ड के बारे में बताया, ये प्लेट है, ये एंगल नहीं है, प्लेट है। यहाँ देखो ये 100 mm लंबा वेल्ड है, ये 225 mm वेल्ड है, ये 100 mm वेल्ड है। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि वेल्ड की जो साइज है उसका असर नहीं पड़ेगा, हमें केवल वेल्ड की लंबाई चाहिए होती है, लंबाई लेते हैं वेल्ड की, और थिकनेस लेते हैं अपन प्लेट की। जैसे वहां पे हमने लिया था ना, लंबाई जो ली थी, हाँ, अच्छा उसमें क्या सुराख हो गया था ना, तो वो नेट में कम हो गया, सुराख होता नहीं है। लेकिन एक बात ये मैंने लिख भी दी है, इन AVG, AVN, ATG, ATN कैलकुलेशंस, इनकी जो करते हैं ना कैलकुलेशंस, वेल्ड साइज इज नॉट कंसिडर्ड एट ऑल। इन 4 एरिया निकालने में वेल्ड की साइज कहीं काम नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखें, तो लंबाई काम आएगी वेल्ड की। अब मुझे, आपको मैंने कहा था AVG और AVN बराबर होंगे, क्योंकि इसमें बोल्ट वाली सुराख नहीं है। अब फोर्स के पैरेलल, या ध्यान देना, वेल्ड में तो पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी, पूरी लंबाई, लेकिन फोर्स के पैरेलल कितनी है, 100 ये है और 100 ये है, दोनों वेल्ड मिलकर स्ट्रेंथ बनाते हैं। देखिए 2 इंटू 100 कर दिया, 100 100, 2 इंटू 100, और इस प्लेट की मोटाई कितनी दे रखी है आपको, 10 mm थिक दे रखी है, इंटू 10, ये 2000 आ गया। ATG और ATN बराबर है, TG में ये काम आएगी 225, 225 इंटू 10 मोटाई, बस। और इसके बाद तो सारे वो डाटा जो होता है, हमें केवल आपको ये 4 एरिया निकालना सिखा रहा हूँ। अच्छा अब देखिए ये आपके आ गया वेल्ड के लिए एंगल आ गया, ये तो प्लेट थी, ये एंगल है, हमने सिंगल एंगल माना है, डबल नहीं माना है। ये वेल्ड की लंबाई है, ये भी वेल्ड की लंबाई है, इधर लंबाई वेल्ड की कितनी है, 140 mm, देखो ये 140 mm है। नीचे वेल्ड कितना लंबा है, 310 mm, ये 310 mm, और ये हमने 100 mm वेल्ड कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इस केस में निकालूं AVG AVN दोनों बराबर होंगे, तो शीरिंग के अंदर हम हमेशा फोर्स के पैरेलल लेते हैं, तो फोर्स ये रहा, इसके पैरेलल आपको लेंथ लेनी है, 140 भी आएगी और ये 310 भी आएगी, ये नहीं आएगी, ये परपेंडिकुलर है, ये आएगी 140 और 310, तो 310 में आप 140 जोड़ेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 140 प्लस 110। कुछ किताबों ने इसको 2 इंटू 225 पे क्या रखा है, उन्होंने एवरेज ले लिया, जैसे ये 140 है, ये 310 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 450, एवरेज कितना हो गया 225। कुछ पुस्तक ने इसको लिखा ना, और 2 इंटू 225 कर दिया। अब 2 इंटू 225 करो, चाहे 140 प्लस 310 करो, बात तो एक ही है। मैंने वो किया है 140 प्लस 310, ये नंबर ले ली, इंटू इस प्लेट की मोटाई जो आपको दे रखी है, एंगल है ना, एंगल, इसकी मोटाई कितनी है यहाँ पे 6 लिया, ये गलती से मैंने थिकनेस ऑफ, नहीं यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी थिकनेस ऑफ गजट प्लेट,
थिकनेस ऑफ जस्ट ए मिनट, नो ये मिस्टेक हुई हमसे, यहाँ पे आपको थिकनेस ऑफ ये लेनी पड़ेगी, गजब प्लेट नहीं आई यहाँ पे, नो यहाँ पे 6 आएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ गजब प्लेट की नहीं आएगी, यहाँ पे 6 ही आएगी। हमेशा एंगल की मोटाई ही आती है, थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पर जब 6 करेंगे तो। यहाँ भी आपको 6 ही करना पड़ेगा। ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन तो ये था, ये वाला, ये मैंने अपने मन से कुछ क्वेश्चन बनाए थे तो समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे ये 6 आएगा, एंगल की मोटाई आती है, एंगल या देखो 6 ना, मैंने क्या वो जल्दी जल्दी में वो वाला जो इसमें एंगल की मोटाई 8 थी ना, वो 8 मेरे को ध्यान में रह गई। 6 आएगा यहाँ पे, 6, और यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ये तो 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके 310 और 140 कितना होता है, 450, 450 इंटू 6, 2700 होगा ये, और ये आ गया, ये 27 आ गया ना, 2700 आ गया, ये 600 आ गया, बस ये चारों एरिया आ गया। उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना। अच्छा ये सिंगल एंगल था, मान लीजिए डबल एंगल होता तो जो यहाँ मैंने कहा आपको, अगर यहाँ डबल एंगल होता, जो हमने एक ही निकाले इसको इंटू 2 कर देते, सेम यहाँ पर करना है, नो चेंज। अगर एक एंगल इधर भी होता इस साइड में, तब आपको एक की निकालेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखना, पहले एक की ही निकालनी है, उसके बाद उसको 2 से गुणा करना है, ठीक है ना। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो हम निकालते हैं ना स्ट्रेंथ, वो 2 निकालते हैं। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, आप ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, इन दोनों में से जो कम होगी वो ही होगी फाइनल, और वो जो कम होगी इन दोनों में से, उसको इंटू 2 करेंगे 2 एंगल के लिए। इस बात को ध्यान रखें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफी इसको स्टडी अच्छे से किया होगा, साथ साथ आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।